Good morning, everyone. Welcome to the lecture of Biostatistics and Research Methodology. So today's topic is online statistical softwares to industrial and clinical trial approach. Right. सो जो क्लिनिकल ट्रायल इंडस्ट्री है इसने कुछ पिछले सालों में बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल इंक्रीज देखा है और इंडिया जो है ये वन ऑफ द प्रेफर्ड ग्लोबल डेस्टिनेशंस है क्लिनिकल ट्रायल्स को परफॉर्म करने के लिए। तो किसी भी ड्रग की या किसी भी नए मेडिकल डिवाइस की, वैक्सीन की, ठीक है, या डाइटरी सप्लीमेंट्स की सेफ्टी या एफिकेसी को टेस्ट करने का हमारे पास एक ही तरीका है, वो है क्लिनिकल ट्रायल्स। राइट। तो जो नए नए जो डिसीज़ आते जा रहे हैं जैसे कोविड-19, स्वाइन फ्लू या फिर कुछ पुराने भी हो गए कैंसर वगैरह, अगर इनके लिए कोई भी मेडिसिन डेवलप होती है, ठीक है, कोई ड्रग डिलीवरी होती डिस्कवर होती है, तो उसको हम अगर टेस्ट करना है कि हाँ वो ड्रग कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी इन डिसीज़ को क्योर करने में, तो सारा हमें किससे पता चलता है? ऑब्वियसली थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं उनमें क्या होता है, एक क्लिनिकल रिसर्च की जाती है ताकि हम एक पर्टिकुलर जो नया इंग्रेडिएंट है या मॉलिक्यूल है उसकी सेफ्टी या एफिकेसी के बारे में डाटा कलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो उसी डाटा के बेस पे जो है या फिर उसी तरह के हम एक डिज़ाइन करते हैं, एक रिसर्च को, क्लिनिकल रिसर्च को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, फिर जो वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स जो है एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स या पेशेंट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर एक लार्ज स्केल पे फाइनली जाके कंपैरेटिव स्टडीज़ को कंडक्ट किया जाता है। तो क्लिनिकल स्टडी डिज़ाइन जो है इसका एम क्या है कि साइंटिफिक वैलिडिटी को इंश्योर किया जा सके, उन रिजल्ट्स की साइंटिफिक वैलिडिटी को, और उन रिजल्ट्स को कल को रिप्रोड्यूस भी किया जा सके। राइट, इन सब चीज़ों का उसमें ध्यान रखा जाता है। सो क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं ऑफन ये जो है यूज़ किए जाते हैं रिसर्च स्पॉन्सर्स के द्वारा। राइट, या फिर CROs जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो उनको किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। राइट, क्लिनिकल ट्रायल्स की प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम का भी यूज़ किया जाता है साइट्स के द्वारा, ताकि वो पेशेंट्स को एनरोल कर सकें, रजिस्टर कर सकें। राइट, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो हैं इनको यूज़ किया जाता है टू एनालाइज एंड कलेक्ट द डाटा। राइट, द मोस्ट कॉमनली यूज पैकेजेस फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर। अब हम कौन कौन से कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स, वो है एक्सेल, SPSS, मिनीटैब, ठीक है, SAS, आर सॉफ्टवेयर है। तो कहते हैं जो ग्राफ पैड प्रिज्म है मोस्ट यूजफुल है रिसर्चर्स के लिए लेबोरेटरी स्टडीज़ को कंडक्ट करने के लिए। राइट, तो अगर हम SAS की बात करें, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर इज़ अवेलेबल ओनली फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सिर्फ ये अवेलेबल है, एंड कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। राइट, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो एक्चुअली स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स होते हैं जिनको कि डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो यूजर्स को अलाउ करते हैं कि वो कम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो परफॉर्म कर सकें इनकी हेल्प से। राइट, तो दीज सॉफ्टवेयर्स आर टूल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सिलेक्टेड डाटा सेट्स। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअली टूल्स हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि वो सिलेक्टेड डाटा सेट को इंटरप्रेट कर सके, उसको प्रेजेंट कर सके। राइट, उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या, हम इसमें प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ सकते हैं। तो कहते हैं बहुत सारे चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम इंडस्ट्रियल ट्रायल्स या क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और स्पेशली जब हम किसी डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया में परफॉर्म करते हैं, तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है? हमें सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है। देयर इज़ लैक ऑफ एक्सपर्ट्स विद फॉर्मल ट्रेनिंग इन बायो एथिक्स। वो एक्सपर्ट्स जिनके पास फॉर्मल ट्रेनिंग हो बायो एथिक्स के फील्ड में, उनको लेके हमें बहुत कमी आती है। देन लिमिटेड एक्सपीरियंस विद रेगुलेटरी ट्रायल्स। राइट, और जो रेगुलेटरी ट्रायल्स हैं उनके साथ उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत ही कम रहा होता है, तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस हम कह सकते हैं, सेकंड पॉइंट। देन जो IECs है ना, इंस्टीट्यूट एथिक कमेटीज़ हैं, उनकी जो मीटिंग्स हैं वो बहुत ही इनफ्रीक्वेंट है। राइट, इनफ्रीक्वेंट मीटिंग्स ऑफ IECs। देन लैक ऑफ क्लियरली डिफाइंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ IECs। जो IEC के मेंबर्स हैं उनकी जो रोल्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अभी तक क्लियरली डिफाइन ही नहीं की हैं किसी भी अथॉरिटी ने प्रॉपरली, तो ये सारे हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। अब नेक्स्ट इज चैलेंजेस। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? उनको सबसे पहली प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो है फंड्स की कमी, लाइक लैक ऑफ फंड्स एंड लैक ऑफ फंडिंग एजेंसीज। राइट, फंडिंग एजेंसीज भी हमारे पास यहाँ पे प्लानिटी में नहीं है। दैन देयर इज रिक्रूटमेंट ऑफ पेशेंट्स को रिक्रूट करना इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे। देन टाइम बाउंड रिसर्च स्टडीज़ एंड कंप्लीटिंग एसोसिएटेड पेपर वर्क। अब जो रिसर्च स्टडी होगी ऑब्वियसली दैट वुड बी अ टाइम बाउंड स्टडी। राइट, तो उसके साथ एसोसिएटेड कंप्लीट पेपर वर्क को कंप्लीट करना इज ऑल्सो अ ह्यूज चैलेंज। राइट, तो द कॉस्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स जो बहुत ही हाई होती है, इवन कि हम ये भी कह सकते हैं कि एक अप्रूव ड्रग के पीछे देर इज बिलियंस ऑफ डॉलर्स विच नीड टू बी इन्वेस्टेड देयर। राइट, सो क्लिनिकल ट्रायल्स में भी स्पॉन्सर्ड बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इसको स्पॉन्सर कर सकती है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको स्पॉन्सर कर सकती है।
तो लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आती है बहुत बड़ी कि ये क्लिनिकल ट्रायल्स जो है ना, इनका जो पोस्ट स्टडी फॉलोअप पीरियड है, ठीक है, एक बार आपने लोगों को बोला कि आपको 1 साल के लिए हमारे इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो अब लोगों ने वैक्सीन ले ली, ठीक है, सब कुछ आपने उनमें इंट्रोड्यूस भी कर दिया था वो जर्म, ठीक है, वैक्सीन से पहले। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उनको ये तो नहीं लोगों को फिर छोड़ दोगे नहीं ना, आपको उसके बाद उनको फॉलोअप करना पड़ेगा कि कहीं उस पर्टिकुलर वैक्सीन का उनके शरीर पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं हो रहा ना। सो देयर इज़ अ ह्यूज पीरियड ऑफ पोस्ट स्टडी फॉलोअप, राइट, जो कि मंथ्स से लेके सालों तक एक्सटेंड करता है फॉर पेशेंट और पीपल हु हैव पार्टिसिपेटेड इन ट्रायल, राइट। तो मेन बैरियर इन कंप्लीटिंग स्टडीज इज शॉर्टेज ऑफ पेशेंट और पीपल हु टेक पार्ट इन ट्रायल। तो मैंने आपको पहले ही बताया रिक्रूटमेंट में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत कम लोग हैं जो अपने आपको आगे लाके कहेंगे कि हाँ ठीक है हम पे आप टेस्ट कर लो, हम पे एक्सपेरिमेंट कर लो, अपनी बॉडी को इतनी ईजिली नहीं दे सकता, राइट। सम ड्रग ट्रायल्स रिक्वायर पेशेंट्स टू हैव अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ डिसीज प्रैक्टिस। तो ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टडीज ऐसी होती है जिनको करने के लिए ना हमें एक ऐसा पेशेंट चाहिए, पहले तो हमें ऐसा पेशेंट चाहिए जिसमें रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 डिसीजेस का हो, लाइक उसको डायबिटीज़ भी है, उसको हार्ट प्रॉब्लम भी है, ठीक है, इस तरह से 2-4 डिसीज का कॉम्बिनेशन। तो पहले तो ऐसे बंदे को ढूंढना इज़ अ बिग चैलेंज, फिर उस बंदे को मनाना कि हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करो आप, अगेन बिग चैलेंज, उनकी कंसेंट लेना इज़ वेरी डिफिकल्ट ना, राइट। सो द स्टडीज़ में बी परफॉर्म्ड इन सिलेक्टेड मंथ्स टू अवॉइड सीजनल इन्फ्लुएंस। एक और चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी पड़ती है, जो भी हमें स्टडी करनी है वो हमें कुछ सिलेक्टेड मंथ्स में करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो हम उस पीरियड में स्टडी करने बैठ जाएं जिसमें सीजनल इन्फ्लुएंसेस ही बढ़े हैं। लाइक अब जो सावन का महीना होता है, राइट, उस पीरियड में लोगों को बहुत ज़्यादा टाइफाइड हो गया, सर्दी खांसी जुकाम, ठीक है, तो मतलब उन मंथ्स को हमें अवॉइड करना है, राइट। क्लिनिकल ट्रायल्स आर क्लोजली सुपरवाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। ऑल स्टडीज इन्वॉल्विंग ए थेरापेटिक इंटरवेंशन और पेशेंट्स मस्ट बी अप्रूव्ड बाय सुपरवाइजिंग एथिक्स कमेटी, ठीक है। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है इसको क्लोजली सुपरवाइज करती हैं और होनी भी चाहिए। किसी भी फील्ड में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशल एथिकल परमिशंस चाहिए होती हैं हमें क्लिनिकल ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए, बच्चों पे करने के लिए, और या फिर किसी एमरजेंसी में, एपिडेमिक पे या पैंडेमिक में करने के लिए, ठीक है। जैसे कि पैंडेमिक हम कह सकते हैं करंट कोविड सिचुएशन में, तो सेफ्टी रीजंस के लिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्लिनिकल ट्रायल से हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है। इन एडिशन वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस है क्लिनिकल रिसर्च में, चैलेंजेस है जैसे कि टाइम एंड फाइनेंशियल डिमांड्स ऑफ क्लिनिकल एक्सपर्ट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस हैं, सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, एटसेट्रा, राइट। सो रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स जो है इंपॉर्टेंट रिसर्च टूल है। अगर हमें वैल्यूएट करना है किसी नई ड्रग के इंग्रेडिएंट्स को या फिर डिवाइसेस को, डाटा कलेक्शन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, एनालाइज करना, देन उसमें से रिजल्ट्स भी इंटरप्रेट करना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल ट्रायल्स का। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो हम परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसी भी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन बी इधर रीड डाटा डायरेक्टली फ्रॉम एक्सेल कर सकता है, ठीक है, स्प्रेडशीट से, या यूजर जो है अपना डाटा खुद से भी एंटर कर सकता है सॉफ्टवेयर में, स्पेशलाइज डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर को यूज़ करके। तो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हैं, ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स में, और ये हेल्प करते हैं यूजर को कि वो एनालाइज कर सके लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को और सही तरह का डिसीजन ले सकें, राइट। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शंस पे। ये प्रेडिक्शंस की जाती हैं बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग पे, स्टैटिस्टिकल लॉगरिथम्स एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स फॉर रिडक्शन ऑफ सैम्पलिंग एरर्स, अनेबलिंग मोर प्रिसाइज कंक्लूजन्स, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉफ्टवेयर डिपेंड करता है उसकी एप्लीकेशंस पे, उसकी ईज ऑफ यूज़ पे, वो सॉफ्टवेयर कितना कॉस्टली है कि नहीं, उसकी क्वालिटी कैसी है, एक्सेट्रा पे, राइट। सो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो किसी भी क्लिनिकल ट्रायल के डिफरेंट स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या होता है, स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हम कैसा यूज़ करें, उसकी एप्लीकेशन कैसे, उसके यूजेस कैसे हैं, उसका कोस्ट स्ट्रक्चर कैसा, राइट। दे आर ऑल्सो यूज टू कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल्स, टू अंडरस्टैंड द existing concepts and to find new statistical procedures, right.